नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे भारत का इतिहास एक बार फिर से बदलने जा रहा है। चुनावों में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है और ऐसे ही कुछ बड़े फैसले चुनाव आयोग ने लिए हैं जिनसे चुनावों के साथ साथ परिणामों में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो क्या फैसले हैं जो चुनाव आयोग ने लिए हैं, इस बात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो में अंत तक जुड़ें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल वाली घंटी दबाकर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ये काम भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। दोस्तों, बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए पिछली बार हमने एक ऐसा झटका खाया था जिसकी वजह से हमें सबको मालूम है कि देश ने क्या खोया था और जो देश ने खोया था उसके ऊपर जो न्यायालय है वो भी कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं था, उसको भी सब कुछ दिख रहा था अपनी आंखों से। और यही सब कुछ देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने जो एक गंभीर स्टेटमेंट दिया था चुनाव आयोग को लेकर, वो लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लग गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में हुई लापरवाहियों में और जो ये चुनावी रैलियां नहीं रोकी गई, इनकी लापरवाहियों में सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग पर मर्डर के चार्ज लगाने चाहिए। मतलब ये जो बात हुई थी, इसके बाद चुनाव आयोग में एक हड़कंप सा मच गया था। तमाम तरीके की दलीलें दी गई थी कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मानने को तैयार नहीं थी। तो न्यायालय ने यह भी कहा कि आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप संविधान की सबसे बड़ी श्रेणी में आते हैं, आपकी बात मानना उनका अधिकार ही नहीं, उनका ये कर्तव्य भी है और आपको मनवाना पड़ेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका स्वतंत्र होने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई तरीके के गंभीर स्टेटमेंट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए थे और सिर्फ एक कोर्ट ने ही नहीं, कई कोर्ट ने ये आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर कार्रवाई करने की बात की थी, जिसका अब परिणाम दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जो घोषणा हुई है उसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बहुत सख्त दिखाई दिया है। लगातार चुनाव आयोग पर आरोप तो लगे ही जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया था कि कैसे चुनाव आयोग एकदम से ढीला पड़ गया था, कैसे उनके फैसलों को माना नहीं जा रहा था, कैसे चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तमाम तरीके के सवाल जब चुनाव आयोग पे उठ रहे थे, तो इन सबको देखते हुए आज चुनाव आयोग ने जो घोषणा करी है, शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब जो चुनावी रैलियां हैं वो डिजिटल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि डिजिटल रैली से सिर्फ कोरोना ही नहीं रुकेगा। मैं आपको बता दूं, डिजिटल रैली से सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि चुनाव के अंदर में जो तमाम तरीके के राजनीतिक दल जो खर्चा करते हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं, उस पे जो खर्चा होता है वो खर्चा कम हो जाएगा। हालांकि 15 जनवरी के बाद में ये चुनावी रैलियां दोबारा से चालू होंगी या नहीं होंगी, इस पर फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन 15 जनवरी तक ये चुनावी रैलियों को रोक दिया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने ये फैसला भी लिया है कि 10 फरवरी से 2022 के चुनाव शुरू हो जाएंगे। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्य हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो और उत्तर प्रदेश हो, 10 फरवरी से वहां पर चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव खत्म कर दिए जाएंगे, जिसमें से 7 चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव लगातार चलते रहेंगे। पंजाब
और उत्तराखंड के चुनाव दूसरे चरण में खत्म कर दिए जाएंगे। मणिपुर के और गोवा के जो चुनाव हैं वो चौथे पांचवें चरण में खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 7 चरण जो होंगे उसमें सबसे ज्यादा चरण जो होंगे वो उत्तर प्रदेश के होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 403 सीटें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि 403 सीटें आती हैं, इसलिए 7 चरण में होना बेहद ज़रूरी है। और कोरोना के नियमों को देखते हुए ये सुविधाएं देना, तमाम तरीके के इंतजामात करना, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है ये काफ़ी अच्छा फैसला है और तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इन फैसलों से कहीं ना कहीं अपनी सहमति जता रही हैं। लेकिन हमने बताया कि चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जो इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो उसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल रैली होने जा रही है, यानी कि अब जो भी रैलियां होंगी वो सारी की सारी डिजिटल माध्यम से होंगी। इस माध्यम में आपके यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स ये सब जुड़े होंगे और यहां से जो भी कैंपेनिंग होगी वो लोगों के घरों तक पहुंचाने की पूरी की पूरी टीम पूरा का पूरा जोर लगाएगी। यानी कि जो भी राजनीतिक दल होगा, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य छोटे दल हो, हर कोई अब डिजिटल माध्यम से अपना अपना प्रचार शुरू करेगा। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सबसे बड़ा नुकसान किसको है? वैसे तो कहने को कई तरीके की चुनावी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को एक बड़ा दल के रूप में देखती हैं, कहती भी हैं, ताल ठोकती हैं, लेकिन जब बात आती है अब एक्चुअल में जो अनाउंसमेंट हो गया है डिजिटल रैली का, अब वो कैसे अपने आप को देखती हैं? तो इसमें ही कुछ नेताओं ने बताया कि वो अपनी पार्टी को एक छोटी पार्टी के तौर पर देखते हैं और उनको बड़ी पार्टियों के सामने नुकसान होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है, भाजपा एक बड़ी पार्टी है। तो पहले उन्होंने ये माना कि भाजपा जो है वो बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी जो छोटी पार्टी है। हालांकि इससे पहले जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक वो यही कहते थे कि हमारी जो पार्टी है वो बड़ी पार्टी है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सत्ताधारी जो पार्टी रही है वो समाजवादी पार्टी ही रही है, फिर भी वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है। तो ये अपने आप में मैं उनका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड समझता हूं कि ऐसा स्टेटमेंट वो क्यों देते हैं, हालांकि उनकी पार्टी छोटी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, उनका कहना यह है कि बीजेपी के पास में बहुत सारा अच्छा इंफ्रा है, बहुत सारी अच्छी पकड़ है और क्योंकि वो सरकार में है तो टीवी चैनल जो हैं वो उनके पास में है, तो ऑब्वियसली उनके पास में जो डिजिटल माध्यम है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो बीजेपी यहाँ पर भी हावी नज़र आती दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिकल रैलीज भी जो होती थी वहाँ पर भी भाजपा अपना प्रचार बहुत पहले से शुरू कर चुकी थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और गांव से लेकर देहात, कस्बे, जिले और बड़े बड़े मेट्रो शहरों में भी वो अपने कैंपेनिंग लगातार कर रही थी और बहुत पहले से भाजपा ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया था। और जब विपक्ष की पार्टी के नेता अपने घरों में बैठे हुए थे और बार बार ये पूछे जाने पर कि वो कहां हैं, तब उनकी पार्टी के नेता घरों से बाहर निकले और तब तक देर हो चुकी थी। तीसरी लहर का अंदेशा हो चुका था और तीसरी लहर आ चुकी है, इसके भी परिणाम लोगों को अब नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि तीसरी लहर आ रही है और तीसरी लहर के अंदेशे से डिजिटल रैली का होना बेहद जरूरी है। और डिजिटल रैली को बेहतर बनाने के लिए बेहतर इंफ्रा के साथ साथ बेहतर आईटी सेल की भी जरूरत होती है और आईटी सेल तो आपको पता ही है किसका कितना मजबूत है। तो इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
लेकिन खैर अब बात करते हैं डिजिटल रैली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, कौन सी पार्टी कहां पर मजबूत है, कौन सी पार्टी कहां पर मजबूत नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों, आज भले ही विपक्ष की पार्टियां ये कहें कि हम छोटे पार्टियां हैं और हम मजबूत नहीं हैं, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि डिजिटल माध्यम से अगर चुनाव प्रचार होते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा जो मजबूत है वो यहां पर विपक्ष है। मैं आपको इसके आंकड़ों के साथ ये बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्ष मजबूत है और किस तरीके से सरकार उतनी मजबूत नहीं है। देखिए, आज का जो दौर है वो है डिजिटल दौर, और आज के दौर में लोग टीवी से ज्यादा यूट्यूब देखना पसंद करते हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पसंद करते हैं। आप अगर देखेंगे तो टीवी पर कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप YouTube पे चले जाओ और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तो यहां आपको मानना पड़ेगा कि यहां कहीं ना कहीं विपक्ष की पकड़ बहुत ज्यादा है। यहां वो बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने अपने चैनल खोले हैं जो नेशनल मीडिया से हटकर अब एक नई अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें कोई छोटे चेहरे नहीं हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके कई लाख सब्सक्राइबर हैं और कईयों के तो करोड़ों में भी हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि YouTube पे इस वक्त जो पकड़ है वो विपक्ष की बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत सारे ऐसे चैनल, मैं एक दो चैनल की बात भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो एक तरफा खबरों को चलाते हैं और सत्ताधारी पार्टी के बारे में उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। हालांकि उन बयानों में कई बयान ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जिनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी देते हैं। लेकिन खैर, हमारा आज का जो मकसद है वो ये है कि हम आपको ये बताएं कि कौन सी पार्टी कहां ज्यादा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं टीवी पे भाजपा मजबूत है और कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यमों में, यानी कि जहां पर मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, जहां पर मैं यूट्यूब की बात करता हूं, वहां पर विपक्ष मजबूत है। तो ये तो थी डिजिटल रैली की बात। अब इसके बाद और क्या बड़ा फैसला है जो चुनाव आयोग ने लिया है, जो चुनावों के परिणामों को बदल सकता है, उलट पलट सकता है। ऐसे कौन से वो फैसले चुनाव आयोग ने ले लिए हैं जो पहले नहीं लिए थे या पहले भी थे। अब चुनाव आयोग ज्यादा सतर्क हो गया है, ज्यादा उस पे कार्रवाई करने के मूड में आ गया है, और एक और भी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है जो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं चुनावों के परिणामों में और चुनावों के वक्त कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी निष्पक्ष आवाज़ आपको पसंद आती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल वाली घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि वो घंटी नहीं दबती है ना तो लोग पूछते रहते हैं कि आपकी वीडियो आती है, हमें पता ही नहीं लगता। आप वो लाल वाली घंटी नहीं दबाएंगे ना तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारी कोई वीडियो भी आई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दूसरा फैसला जो है चुनाव आयोग का चुनावों के परिणामों को बदल सकता है। खास तौर से मैं बात करूंगा यूपी की, मैं यूपी की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि भारत में बड़े सारे राज्य हैं। लोग पूछते रहते हैं कि यार आप उत्तर प्रदेश में बात करते हो लेकिन आप पंजाब की बात नहीं करते हो, लेकिन आप महाराष्ट्र की बात नहीं करते हो। तो मैं आपको आज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो मेन फोकस स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन हम बाकी राज्यों की थोड़ी बहुत खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन राज्य है, मेरा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर मैं चाहता हूं कि जो राजनीति की पकड़ है वो थोड़ी सी बेहतर हो, ईमानदार हो और दमदार हो, ताकि जो काम है उत्तर प्रदेश के वो बेहतर हो सकें। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को आज तक हमेशा पिछड़े राज्यों में ही माना जाता था, इसलिए हमारा जो फोकस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरे को इसी तरीके से नापेंगे, मेरे खबरों को उसी तरीके से मापेंगे और जो हमारी आवाज़ होगी उसको भी उसी तरीके से तौलेंगे कि हमने क्या सही कहा है और क्या गलत कहा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे अहम फैसले की। यहां पर चुनाव आयोग ने एक ऐप
बनाने की घोषणा करी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम ये ऐप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे। जब चुनाव हो रहे होंगे उस समय पर अगर कोई पार्टी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई नेता अगर पैसे लेते हुए या कोई ऐसा सामान देते हुए जिससे मतदान पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, आप उसकी फोटो खींचिए, रिकॉर्ड कीजिए और 100 मिनट के अंदर अंदर चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर देगा। हालांकि इस पर मेरा अपना खुद का एक सुझाव मैंने चुनाव आयोग को दिया है कि अगर इस ऐप में अगर आप मीडिया को भी शामिल कर दें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चुनावी परिणाम होंगे और या फिर जो चुनावों का एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है वो एक तरीके से बेहतर हो जाएगी। तो हमने ये सुझाव दिए हैं, अब देखना ये है कि क्या ये सुझाव चुनाव आयोग इसको मानता है, इस पर इंप्लीमेंट करता है। हालांकि मेरे को खुशी इस बात की है कि डिजिटल रैली का जो मेरा सुझाव है और जिसके ऊपर मैंने एक पिटीशन भी बनाई हुई थी, इसके ऊपर चुनाव आयोग ने वाकई काम किया है और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अपने दर्शकों का कि वो मेरी आवाज़ बनते रहते हैं, हमारी बनाई हुई पिटीशंस पर साइन करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से वो जो भी वीडियो शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं तक तो जाती ही होगी, जिससे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव और कुछ अच्छा परिणाम हमारे देश को देखने को मिल जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीसरा अहम फैसला चुनाव आयोग ने क्या किया है जिससे चुनाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे देश में हमारे सबसे बड़े देश के राज्य में ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उनकी वेबसाइट पर अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जिनका भी नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, अगर उनके ऊपर कोई भी आपराधिक धारा लगी हुई है या कोई भी क्रिमिनल केस है तो उनको ये जवाबदेही देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को कि ऐसा क्यों है। तो ये फैसला आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसी के ऊपर कुछ डेटा की कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। 403 में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बाहुबली बहुत घूमते हैं, नेता खुले में कह देते हैं हम तो 2 मिनट में साफ कर देंगे। आपने सुना ही होगा एक नेता तो उनके बेटे गाड़ी चढ़ा देते हैं सीधा। तो मतलब यहाँ बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ताधारी पार्टी में अगर देखा जाए तो भाजपा है, सबसे ज़्यादा सीट उनकी है। लेकिन मैं आपको एक तरीके से ओवरऑल कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि 403 सीट में से, मैं एक रिपोर्ट के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि 403 सीट में से 369 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, आपको भी लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही है। 403 में से 369 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और जिसमें से 35% तो सिर्फ आपके सत्ताधारी पार्टी भाजपा में है। यानी कि 106 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन पे बहुत गंभीर मामलों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है और किसी पे तो मर्डर का ही केस चल रहा है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये हाल है उत्तर प्रदेश के विधानसभा का। अब आती है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी भी जो है वो पीछे नहीं है। 37% इनके भी ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो विधानसभा
सीट हैं उसमें 49 सीट जो हैं वो समाजवादी पार्टी की हैं। अब 49 सीट में 18 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर बेहद बेहद गंभीर मामले चल रहे हैं। तो ये भी पार्टी कहीं भी किसी भी गंगा में नहाई नहीं है। और इसके बाद अब अगर आप चलें तो बहुजन समाज पार्टी आती है। बहुजन समाज पार्टी की भी आपको इतिहास मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के भी 5 एमएलए ऐसे हैं, हालांकि उनकी सीट भी काफी कम है, 31 सीट है उनकी, उसमें से 5 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है। और फिर बचा खुचा जो ले दे के आता है वो कांग्रेस का आता है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तो दिखाई देती है, भले ही सीट कम हो, लेकिन जो सीट होती है उसमें भी आपराधिक मामले नजर आ जाते हैं। तो कांग्रेस के पास में 7 सीट है और उसमें से 1 सीट पे जो विधायक हैं उनके ऊपर आपराधिक मामला है। तो ये सारे मामले जो चल रहे हैं इनके ऊपर जब जनप्रतिनिधि जाके अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे तब इनको ये जवाबदेही देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है और ये टिकट इन्होंने क्यों दिया है। तो ये चुनाव आयोग का जो फैसला है ये पहले भी था, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बात इस बार ज़्यादा गंभीर तरीके से करी है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कड़े रुख अपनाने की मूड में तो दिखाई दे रहा है। अब ये परिणाम कैसे होंगे, क्या बदलेगा यूपी का इतिहास, क्या वाकई में जो इस बार की विधानसभा सीटें होंगी उसमें कुछ नया चेहरा देखने को मिलेगा, क्या उसमें कुछ स्वच्छ छवि वाले लोग को देखने को मिलेगा, क्या होगा इस बार यूपी के विधानसभा चुनावों में। क्योंकि अभी तक कुछ बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं करी है। तो ये घोषणा अभी होनी बाकी है और शायद इसलिए भी नहीं करी है क्योंकि वो शायद वेट करना चाहते थे कि चुनाव आयोग क्या फैसला सुना रहा है। क्योंकि अब जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है इसके तहत तो कहीं ना कहीं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो, इन सभी पर ये जो फैसले चुनाव आयोग ने लिए हैं ये भारी पड़ने वाले हैं। और ऐसे ही यूपी के कुछ बड़े सूरमा हैं जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में आता रहता है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी। 16 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर, लेकिन विधायक बनाने की होड़ हर किसी में लगी हुई है। कभी बहुजन समाज पार्टी इनको विधायक बनाना चाहती है, कभी समाजवादी पार्टी इनको विधायक बनाना चाहती है। और खैर भाजपा से तो ये वैसे भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते क्योंकि इनको सपने में भी गाड़ी पलटती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है ये अच्छे बदलाव हैं और मुझे ये लगता है कि इन फैसलों से चुनाव आयोग के यूपी के अंदर कुछ अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में जो 403 सीटें हैं उसमें से 190 सीटों पर आज भी 51 साल से लेकर 90 साल तक की उम्र के विधायक बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो आंकड़ा है ना 190 विधायकों का, ये थोड़ा सा कम हो जाए कि यहां पर थोड़ा युवाओं को मौका दिया जाए। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनसे चला नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन वो भी विधायक हैं। बताइए भाई कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी टिकट दे दिया है, विधायक बन गए हैं और हम भी वोट दे देते हैं जाके। तो इस बार ऐसा मत करना। इस बार चुनाव अच्छे तरीके से हो, परिणाम अच्छे आए, जो पार्टी आप चाहते हैं वो पार्टी जीते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि आप देख कर चुनना। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बता देना। और अंत में जाते जाते एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। हम आएंगे उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में, आपके बीच आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे आपके मन की बात। लेकिन उन सब के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें और अपना तीसरी लहर आ रही है, बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।